डर तो सिखाया जाता है विद एजुकेशन, विद अपब्रिंगिंग, सोसाइटी। और भारत में जनरली डर सिखाया जाता है, अरे रे रे वहाँ मत जाना, ये हो जाएगा, अरे तुम मत पढ़ो ये कश्मीर के पचड़े में, ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। ने लाखों स्टोरियां लिखी थी और आज हमारे पास कम से कम 5 लाख स्टोरियां। हर एक कश्मीरी हिंदू के पास एक स्टोरी है नरसंहार की, जेनोसाइड की। कहते हैं कश्मीर में इंफॉर्मेशन जितनी फास्ट भागती है उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं भाग सकती बिना फोन के। आप यहाँ घुसोगे और 500 मील दूर उसको 2 मिनट में पता चल जाता है, कैसे भगवान जाने, बिना फोन उनका कुछ सिस्टम है। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर गोरे लोग यहाँ होते तो भारत एक साफ सुथरा अच्छा खूबसूरत देश होता। अरे लोग एक बुलडोजर के चलने के कारण बंद कर दिया है यूपी में राइट्स करना अगर लोगों ने, तो सोचिए अगर जिस दिन हमारा जुडिशरी खड़े होकर बोल देगा कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ और एक आदमी नहीं रोक सकता उन्हें जाने से, और अगर होगा वहां की पुलिस सब सस्पेंडेड। तुमने 2 पटकाधारी गुंडों ने करिश्मा कपूर को छेड़ दिया, उसका भाई बेचारा ऋतिक रोशन मजबूरी में बंदूक न उठाता तो क्या करता। ये सारे कश्मीरी पंडित इतना अत्याचार सहने के बावजूद 32 साल से सह रहे हैं, लड़ रहे हैं, उत्पल जी जैसे लोग। ये करेज का बहुत बड़ी निशानी है। इन्हें हार ना मानना सबसे बड़ी करेज होती है दुनिया में। बहुत वक्त बाद मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे एक फिल्म देखनी थी और उसकी सिर्फ एक सीट अवेलेबल थी। मैंने वो सीट ली, बीच की सीट। आमतौर पे मैं कॉर्नर की सीट लेता हूँ, अकेले बैठता हूँ सबके आसपास। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे इधर जो बंदा था वो रो रहा था, उसने कहा ये हमारे साथ हुआ है। उधर कहीं कहीं लोग, मतलब वो एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में कभी नहीं हुआ था। दैट वाज कश्मीर फाइल्स। अब मुझे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब जो आप ला रहे हैं वो OTT पे है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि आपने वो चीज़ दिखाई जो हमें पहली बार लगा कि हम फिल्मों में जो देखते हैं वो फिक्शन होता है, बट वो जो आसपास हमने एक्सपीरियंस किया, लोगों को देखा रोते हुए, कहते हुए कि अरे ये तो हमारे साथ हुआ है, हमारे पड़ोसी के साथ हुआ है, तो सोचा कैसे आपने ये कि मतलब करना है और फिर अब दोबारा से अनरिपोर्टेड? कई बार जीवन में कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत चीज़ें आप खुद नहीं करते हैं, कोई करवाने वाला होता है, आप मीडियम बन जाते हैं। तो ये कश्मीर का जो पूरा सफ़र है, ये आई एम जस्ट अ मीडियम। और मैं ऐसा मानना चाहता हूँ कि मुझे माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो जब मैं एक अच्छी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ कुछ करता हूँ, वो हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें वो फिल्म देखते हुए ऐसा महसूस हुआ, तो वो कश्मीर फाइल्स फिल्म थी। ये देखते हुए तुम्हें महसूस होगा कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि तुम वहीं हो। क्योंकि जिन लोगों के साथ ये हुआ, उनकी जो आप बीती है, उनके जो खुद की किसी के पिताजी के टुकड़े करके बोरे में भर के फेंक दिए, किसी की माँ को झेलम में फेंक दिया, किसी के बहन का रेप हो गया, किसी का घर जला दिया, किसी का मर्डर हो गया। ये जो विक्टिम्स हैं, ये उनकी जो आप बीतियाँ, ये उन्हीं के टेस्टिमोनियल्स हैं। एक सभ्य समाज में ये काम सरकार को करना चाहिए। पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ हमारा सभ्य समाज नहीं है, लेकिन संवेदनशील समाज तो नहीं है, ये मेरा विश्वास है। वरना अभी तक सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लिया होता, पर नहीं लिया। पॉलिटिकल कंपल्शन है, सेकुलर कंट्री है, थोड़ा मुस्लिम अपीजमेंट है। तो ये जो कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड है, जिस रिसर्च पे कश्मीर फाइल्स बनी थी, ये जितने विक्टिम्स हैं कश्मीरी पंडित हिंदू लोग, ये उनकी दास्तान है। और विद एविडेंसेस, बुक्स, फुटेज, कई फुटेज मनोज जी के भी हमने यूज़ किए हैं। उनको यूज़ करके जो एक पूरी जनरेशन है उसको ये समझ में आएगा कि क्या होता है टेररिज्म का भयावह रूप। दूसरा, उनको ये समझ में आएगा कि कश्मीर हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो उनको समझ में आएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कश्मीर दूसरों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के दुश्मनों के लिए। तब उनको जब ये 3 चीज़ें समझ में आएंगी, तब वो कश्मीर में इंटरेस्टेड होंगे। और जिस तरह से निर्भया के वक्त में पूरा देश खड़ा हो गया था कि जस्टिस दिलाओ, मेरी ऐसी इच्छा है, तमन्ना है, ड्रीम है कि पूरा देश एक ना एक दिन खड़ा होके सुप्रीम कोर्ट के सामने सब ऐसा खड़े हो जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग अनशन पे बैठ जाएंगे, कहेंगे जब तक कश्मीरी हिंदू को जस्टिस नहीं मिलती तब तक हम उठेंगे नहीं। दूसरी चीज़,
कोई इस मुगालते में ना रहे। पिछली बार मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने खुल के चिल्ला के ये बात नहीं बोली, अब बोल रहा हूँ खुल के चिल्ला के पूरी तरह से। दिस इज द ओनली डिस्क्लेमर, ये कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड की दास्तान है। ये कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ये उस बात की कहानी है। जैसे होलोकॉस्ट में कंसंट्रेशन कैंप के अंदर क्या हुआ, ये उस चीज की कहानी है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि बाहर का सोल्जर अच्छा था, खराब था, दूसरी साइड का क्या नहीं है, तीसरी साइड का क्या, चौथी साइड का क्या नहीं है। कत्ल में, रेप में, टेररिज्म में एक ही साइड होता है, और वो साइड होता है विक्टिम का साइड। और इसमें कश्मीरी हिंदू जो हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं, जो सिख हैं कश्मीर के, जो गुजर हैं, जो दलित हैं, ये लोग, औरतें हैं, बच्चे हैं, ये विक्टिम्स हैं। ये सिर्फ उनकी कहानी है। मनोज सर, मैंने आपसे अभी जिक्र भी किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर फाइल्स के बाद, जब एक तरह से मतलब कश्मीर फाइल्स मूवमेंट बन गया, जी अभी तक चल रहा है। तो आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले विवेक सर से एक बात कही थी, क्या वही मूवमेंट था जब आप जुड़े इस चीज से? जी, मैं एक्चुअली विवेक जी से मिला तो उस दिन पहली बार, और मैंने जो सवाल पूछा था वो इसलिए था क्योंकि जो विवेक जी महसूस कर रहे हैं, जो तकलीफ इन्होंने झेली, जो इनके ऊपर लोगों ने अटैक किया, इनको दोष दिया कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैंने कहा मैंने भी जब पहली बार स्टोरी की थी तो मैं अकेला ही खड़ा हुआ था, किसी और मीडिया हाउस ने स्टोरी नहीं की। ऐसा लगा कि मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि वास्तव में है ही नहीं। तो मैंने अपनी दास्तान सुनाते हुए ये सवाल किया था कि अब आप भी वही दर्द महसूस कर रहे हैं, अब हमको बताइए कि ये क्या है। ये मेरा सवाल था विवेक जी से। तो जो कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड है, उसमें क्या आपने जो काम किया था, आपने जो रिपोर्ट तैयार की थी, क्या उसका भी कुछ हिस्सा? अरे ये तो उसके स्तंभ हैं, ये हैं उत्पल जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कौर, ये लोग तो स्तंभ हैं इनकी। जो देखिए, कश्मीर में हिंदू, कश्मीरी पंडित जेनोसाइड का जो भी वीडियो रेफरेंस अवेलेबल है वो सारा मनोज जी ने किया है। फिल्म में भी जो बिट्टा कराटे का इंटरव्यू हमने ड्रामेटाइज करके दिखाया है, अब तो असली दिखा रहे हैं, इन्हीं का फुटेज हमने कॉपीराइट लेके दिखा रहे हैं उसको, ये सब इनने शूट किए हुए हैं। तो सब मुझसे कहते हैं कि आप सडनली एक आदमी इतना निडर कैसे निकला। नहीं, ये सारे कश्मीरी पंडित इतना अत्याचार सहने के बावजूद 32 साल से सह रहे हैं, लड़ रहे हैं, उत्पल जी जैसे लोग। ये करेज का बहुत बड़ी निशानी है। इन्हें हार ना मानना सबसे बड़ी करेज होती है दुनिया में। वो बंदूक उठा के गोली मार दो तो कोई भी कर सकता है, किसी को गाली दे दो कोई भी कर सकता है ना, एक बम फोड़ के भाग जाओ कोई भी कर सकता है, लेकिन 32 साल तक अपने हौसले को नहीं कम होने देना, दूसरों का हौसला जगा के रखना, उसके लिए सल्यूट है। सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। आपका दर्द हमने कश्मीर फाइल्स के ज़रिए देखा, अनरिपोर्टेड के ज़रिए भी, कि जितना दिखा हमसे तो शायद उतना भी नहीं देखा गया। कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें आंख बंद करनी पड़ी। तो कितने % दिखा पाए विवेक सर उसको? जब कश्मीर फाइल बनी थी, हम पिछले 32 साल से पूरे भारत में जितने भी कश्मीरी हिंदू कश्मीर से पलायन जिन्होंने किया है और या विदेश में है, हम चाहते थे कि कोई ऐसा आवाज़ उठे। हम सब अपनी तरीके से तो आवाज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लीडरों से मिलते थे, सारे प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से, लेकिन सुनते थे और कहा सुनी करते थे। पूरी बात हमारी अच्छी तरह से गलियारों तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन ये 32 साल के बाद पहली बार जब कश्मीर फाइल आ गई, पूरा समाज जाग गया, यहाँ भारत में ही नहीं विदेशों में। और ये मैंने विवेक जी से कहा कि ये इतिहास बनकर रह जाएगा, इट विल बी अ रेवोल्यूशन, ये एक क्रांति होगी और उस क्रांति से हमको न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले कई सालों से हमने 5 बार हम उच्च न्यायालय के पास गए और हम अपना दर्द लेके गए कि हमारे साथ नरसंहार हुआ है, हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है। गुनाडी कश्मीर के बहुत बड़े स्टोरी टेलर थे, उन्होंने लाखों स्टोरियां लिखी थी और आज हमारे पास कम से कम 5 लाख स्टोरियां। हर एक कश्मीरी हिंदू के पास एक स्टोरी है नरसंहार की, जेनोसाइड की। मेरे परिवार के 4 लोगों को मारा, 6 लोगों पर गोलियां बरसी, लेकिन मेरे अंकल आंटी, उनका ब्रदर इन लॉ, ऐसे लोगों को मारा। हमारे घर को जो 14 कमरे और 5 मंजिल मकान था, उसको पूरा जला दिया गया, जिसमें 5000 पुस्तकें थी। मेरे ऊपर ग्रेनेड अटैक किया, ये तो ईश्वर ने मुझे बचाना था, मैं बच गया।
तो मेरा ये कहना है कि हर एक के साथ ये इतना दर्द है और हम इस दर्द को कहते रहे, हम चिल्लाते रहे, लेकिन पूरा संसार चुपचाप था। जब हमने कश्मीर फाइल जब बनी थी तो लोग मुझे बोलते थे, हमको बोलते थे, उत्पल जी आपको पता है ये 5% है, 10% है। तो मैंने एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में, IIC में इनको निवेदन किया कि आप इसके आगे चलिए, और इन्होंने ये इतना आगे नहीं चले, ये आगे दौड़े, और जो ये 7 एपिसोड बना है ये एक खजाना है। और कल आप देखना चाहिए कितने, कल भी इतने इमोशनल लोग हो गए वहाँ पर। और सबसे बड़ी अच्छी बात रही, जस्टिस नीलकंठ गुंजू की डॉटर भी वो देख रही थी, और मैं उनके पास गया और मैंने उनको पूछा आपको कुछ बताना है, तो उन्होंने बोला मेरे पिताजी को जस्टिस मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ जितने भी विक्टिम्स हैं जेनोसाइड के उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और हम जब बाहर निकले तो हमको समाचार आ गया कि भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 34 साल के बाद ये केस फिर से खुलेगा। सर ये चीज़ इन्होंने बताई कि आपने अनरिपोर्टेड बनाई क्यों, मैं आपसे सवाल पूछता उससे पहले मुझे उसका जवाब मिल गया। तो क्या आपकी जो रिसर्च है 4 साल जो आपने दुनिया भर में आप घूमे, उसे आप इसमें कंटेन कर पाए हैं, या इसके बाद भी कुछ नहीं? ये तो देखो जब तक न्याय नहीं मिलता है ये प्रोसेस चलती रहेगी, और ये तो एक बीच की कड़ी है। मैं और भी काम कर रहा हूँ और इस पे हम एक काम कर रहे हैं। ओके, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बड़ा काम काफ़ी हम लोग कर रहे हैं, और ये तो जुड़ता जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात ये है एविडेंस की, अगर बात है तो आप देखिए कश्मीर फाइल्स आने के बाद दिन रात कोई मेजर जनरल, कोई वहाँ का DGP, आज ही मैं किसी वो DGP नाम भूल गया, उसका इंटरव्यू अभी वो कौन बियर बाइसेप वाला लड़का कोई है, उसने कुछ ही दिन पहले इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बोला कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया ये कुछ भी नहीं, मैंने तो इससे भी खतरनाक चीज़ अपनी आंखों से देखी। उन्हें पूरे किस्से बताए हैं वो DG सहाय हाँ। सो देखिए कौन इस साइड है कौन उस साइड है, राइट या लेफ्ट में देखा तो है। आप कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर एविडेंस चाहिए तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, आप JNK पुलिस के ऑफिसर्स और सैनिकों को बुला के कटघरे में खड़े करके उनसे पूछ लीजिए बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इनसे भी नहीं मिलना, मुझसे भी नहीं मिलना, वही बता देंगे। जब एक सरकारी बंदा बता रहा है ये बात, इससे अधिक क्या एविडेंस चाहिए? पर प्रॉब्लम ये है एविडेंस आंखों के सामने खड़ा है। मुझे ये बताइए, जस्टिस नीलकंठ गंजू की जो लाश है वो तो सब पेपरों में छपी हुई सामने पड़ी हुई है। मनोज सर, आपने सबसे पहले उसे रिपोर्ट किया, फिर सर ने फिल्म बनाई, क्यों नहीं लोग हिम्मत कर पाते? देखिए, एक तो हम लोग डरपोक हैं कि आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। मतलब देखिए, हमारा डर क्या है कि अगर हमको वो दिखाई दे गया जो है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। एक तो हमारे अंदर डर, दूसरी हमारी बेईमानी, यार हो रहा है किसी और के साथ हो रहा है तो सन्नू की, तो एक वो है। तीसरे एक करंट है, जो सबसे बड़ी जो हॉबी है विवेक जी की इस फिल्म की और उसके बाद कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड की, कि जो एक धारा थी कि पूरी पॉलिटिकल क्लास चुप थी, पूरी मीडिया चुप थी, और फिल्म बनाने वाले हमको उल्टी बात पढ़ा रहे थे कि देखो ऐसा है, ये जो आतंकवादी हैं ये तो बेचारे बहुत ही मासूम लोग हैं। हुआ क्या है कि तुमने 2 पटकाधारी गुंडों ने करिश्मा कपूर को छेड़ दिया, उसका भाई बेचारा ऋतिक रोशन मजबूरी में बंदूक न उठाता तो क्या करता। तो हमने ये दिखाया कि ये आतंकवादी तो मासूम हैं, बदमाश तुम हिंदू हो जिसने उसको मासूम लड़के को मजबूर करके आतंकवादी बना दिया। उस वातावरण के खिलाफ जाके इन्होंने फिल्म बनाई है, उस पूरे नैरेटिव के खिलाफ अकेले हिम्मत करके फिल्म बनाई है। तो आप में हिम्मत कैसे आई? आपकी फैमिली ने नहीं बोला काहे पंगे ले रहे हो? नहीं, वो 2 चीजें हैं। एक तो मेरा फिलोसॉफिकल बात नहीं, लेकिन जो सत्य है जो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता इस दुनिया में, हर कोई पैदा तो हिम्मत के ही साथ होता है। तुम भी जब बच्चे थे तो तुम डरते थोड़ी थे अंधेरे कमरे में जाने में या कहीं से कूद जाने में। कोई भी जानवर हो, छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी कुत्ता उत्ता घूम रहा है उसके गले पकड़ लेते हैं, यूं पकड़ लेते हैं यूं करके।
तो डर तो सिखाया जाता है विद एजुकेशन, विद अपब्रिंगिंग, सोसाइटी। और भारत में जनरली डर सिखाया जाता है, अरे रे रे वहाँ मत जाना, अरे वहाँ झगड़ा चल रहा है वहाँ से दूर रहो, अच्छा यहाँ ही हो गया, अरे उसमें मत पढ़ो, अच्छा राइट्स के बारे में कुछ नहीं बोलना, ये हो जाएगा, अरे तुम मत पढ़ो ये कश्मीर के पचड़े में। ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। और हमारी सोसाइटी में डरना, ये सही कह रहे हैं, कल्टीवेट किया जाता है। इसलिए आप देखिए आम मिडिल क्लास का आदमी डरा डरा ही इस देश में रहता है। और इस डर का फ़ायदा जो उठाते हैं वो वेस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं, रिलीजियस गुरुज उठाते हैं, आपको डरा डरा के अपनी दुकानें चलाते हैं वो लोग। इस डर का फ़ायदा हर कोई उठा रहा है और एक आदमी डर रहा है। एक वक्त आया मेरे जीवन में जब मैंने रियलाइज़ किया, मैं गोल कर रहा था, मैं जॉन अब्राहम से क्यों डरूं, ये कौन होता है आके रोज़ सुबह डराने वाला। 300 काबिल लोग खड़े हैं, पढ़े लिखे, ये वो आके एक छोटा सा हीरो आके डरा रहा है, कल को कोई और प्रोड्यूसर आके डरा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, हर आदमी आपको अगर डराता ही रहेगा तो आप क्या करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए सत्य इतनी ईजिली मिलता नहीं है। तो मैंने कहा अब बहुत हुआ, मैंने बॉलीवुड से रिज़ाइन किया। अपने दिमाग में मैंने पल्लवी से कहा भाई अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाने लिखाने, अब मेरे को मतलब नहीं है इससे, और हम इस राह पे चले। फिर डॉक्टर सुरेंद्र कौल जब मुझे मिले वहाँ ह्यूस्टन में, तो उन्होंने मुझसे बोला कि विवेक जी आप क्यों नहीं इस विषय पे फिल्म बनाते हैं। अरे मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट्री कोई देखता नहीं है सुरेंद्र जी, क्या फ़ायदा ये करने का, कहला आप सोचिए। तो फिर मैंने सोचा, देखा, पढ़ा, समझा, और मैं आपको सच बता रहा हूँ मैं रातों को सो नहीं पा रहा था, इसलिए कि कोई आके आपके घर से आपकी सारी पुश्तैनी संपत्ति ले जाए, आपके पिताजी की फ़ोटो उठा के ले जाए, सब कुछ ले जाए, आपको भी, आपके घर वालों को मार डाले, सब कुछ कर डाले, आपके घर पे भी कब्जा कर ले, और आप तमाशबीन की तरह देख रहे हैं आपकी पूरी ज़िंदगी। आप मर जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये तो तमाशबीन थे, राइट। मैंने कहा मैं तमाशबीन बन के नहीं मरना चाहता हूँ, मरना है तो अब तमाशे का जवाब तमाशे से ही देना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूं, मैं राजनीति में तो हूं नहीं, तो मैंने कहा मैं स्टोरी टेलर हूं, तो मैं वो कहानी तो सुना सकता हूं तो आपके दर्द की। और ये पूरी तरह से हमने, अगर आप फिल्म देखें तो हमने सिर्फ 2 ही पहलुओं को पकड़ा है कि जितनी ईमानदारी से, थोड़ा सिनेमा का मीडियम ऐसा है कि थोड़ी तो लिबर्टीज़ लेनी पड़ती हैं, तो हमने कई सारे इवेंट्स को एक फैमिली में जोड़ दिया, वो हमने लिबर्टी ली, थोड़ा टाइम आगे पीछे करके। लेकिन जितनी ईमानदारी से आप ईश्वर की श्रद्धा करते हैं, उससे भी ज़्यादा ईमानदारी से हमने कहा इनके दर्द की कहानी उसी रूप में लोगों तक पहुँचे, बिना छल कपट के, और उसी तरह से वो पहुँची देखिए लोगों तक। तो ये निडरता से ज़्यादा मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटी का एंगल था, और मुझे नहीं लगता मैं निडर हूँ, मैं सोचता भी नहीं इस तरह से। मुझे तो लगता है हर फिल्म मेकर को, हर जर्नलिस्ट को निडर होना चाहिए, तुमको भी होना चाहिए, मैं तो हर किसी को होना चाहिए, निडर ही होना चाहिए। तभी आपके सामने राजनीति, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, झुकेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज डरे हुए लोगों का फ़ायदा उठाती हैं, और जो निडर लोग होते हैं उनके सामने घुटने टेक देती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कश्मीर में बंदूक लेके जो लोग निकले, उनके सामने भारत सरकार ने, भारत के पूरे मीडिया ने, भारत के पूरे इंटेलेक्चुअल्स ने घुटने टेक दिए। मैं कश्मीर फाइल जब सर रिलीज़ नहीं हुई थी, एक कुछ था, मैंने सर का एक जूम पे इंटरव्यू किया जी, तो बड़ी लंबी हमारी बातचीत हुई। इन्होंने मुझसे कहा जो पूछना है तुम पूछो। मैंने कहा सर अक्सर क्या होता है कि हम इंटरव्यू करते हैं ना, तो एक ब्रीफ आता है, सुनो ये मत पूछना, ये मत पूछना, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा नहीं तुम यार जो मर्जी पूछो। तो उस वक्त ना मैंने इन्हें इनका विकिपीडिया पढ़ के सुनाया। उस विकिपीडिया में क्या था, इनके बारे में कुछ लिखा हुआ था कि विवेक रंजन अग्निहोत्री बहुत घटिया फिल्में बनाते हैं, करते हैं। मैंने आपको सुनाया था वो। तो आपको लगता है कश्मीर फाइल्स के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से चीजें आपके लिए भी बदल गई, कहीं ना कहीं लोगों का परसेप्शन जो था? नहीं, अब तो और बढ़ जाए। वो जो लिखा हुआ था वो कश्मीर फाइल्स के ही चलते लिखा हुआ था। कश्मीर फाइल तो 4 साल से बन रही थी। भारत के डरे हुए लोगों को कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जिनके पास बंदूकें, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब जानती हैं। जो इस्लामिस्ट लोग हैं, बड़ा उनका इंटेलिजेंस। मुझे डीजीपी साहब ने बोला था, मैं कश्मीर गया था परमिशन लेने एक लोकेशन की, तो उन्होंने मुझसे बोला था विवेक जी ये बताइए कि वर्ल्ड में अब तक का सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? मैंने कहा 5G। बोले नहीं, KG। मैंने क्या मतलब? कहते कश्मीर में इंफॉर्मेशन जितनी फास्ट भागती है उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं भाग सकती बिना फोन के।
सच्ची बता रहा हूं, उनका ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप लैंड करोगे किसी, आप यहां घुसोगे और 500 मील दूर उसको 2 मिनट में पता चल जाता है, कैसे भगवान जाने, बिना फोन उनके, उनका कुछ सिस्टम है। ये मुझे डीजीपी साहब ने बोला, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने, कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं बोला था ये बात मुझसे। तो कश्मीर के जो इस्लामिस्ट हैं उनको पता थी ये बात, और उन लोगों ने मेरे विकिपीडिया पेज को वैंडलाइज किया। उनको पता था कि भाई इसको कैसे रोका जाए, इसलिए उन लोगों ने लगातार वो प्रोपेगेंडा बोल बोल के उसको रुकवाया। ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग क्लब बहुत प्रेस्टिजियस जगह है, वहाँ पे बड़े बड़े नाम भी नहीं पता है, मैं भूल गया हूँ, पर बड़े बड़े जो वर्ल्ड के टॉप होते हैं, मंडेला, गांधी, भुट्टो, इंदिरा गांधी, इस तरह के लोगों को बुलाया जाता है। उन्होंने मुझे बुलाया इस फिल्म के बाद डिबेट के लिए। तो आपने जब मुझसे विकिपीडिया का सवाल पूछा था, आई डेंट केयर, मैंने लिख दिया होगा, क्योंकि हमारा क्या जाता है, हम तो जो है, जो हमें जानते हैं वो तो जानते हैं हम क्या कर रहे हैं भाई। और ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग क्लब में, यूके की बात बता रहा हूँ, पिछले साल की है, जब हम वहाँ गए उसके कुछ घंटे पहले उन लोगों ने एक वो भेजा ईमेल कि नहीं ये सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये हो गया, कुछ हो गया। आज तक उनके 100 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा, और वो डबल बुकिंग ले ली। मैंने चेक करवाया, हो ही नहीं सकता, उसका सिस्टम ही नहीं है डबल बुकिंग वाला। उसके बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की जरूर थी, लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। मैंने क्या किया, वो नहीं, उनने क्या किया। क्यों रोकी गई वो? उस विकिपीडिया पेज के कारण। उसमें लिखा था ये तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। हिज फोटो हैज बीन सीन विद मोहन भागवत हु इज अ आरएसएस मिलिटेंट। ये मेरे उसमें लिखा हो, हिंदू मिलिटेंट, मेरे विकिपीडिया पेज में लिखा ये सब भर भर के। और वहां जाके उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना जो सोसाइटी थी उसमें कहा कि भाई ये विकिपीडिया पेज है, पाकिस्तान के लड़कों ने वो दिखाया। उसमें कुछ हमारे भारत के हिंदू बच्चे भी इन्वॉल्व थे। बड़े अफसोस की बात है। और एक कश्मीरी पंडित लड़की है, उसका नाम आप सब जानते हैं, वो लंदन में रहती है, वो भी इन्वॉल्व थी उसमें, ठीक है। और वो यासीन मलिक की बड़ी अच्छी दोस्त है। यासीन मलिक उसी के घर में रुकता है शायद, ऐसा मैंने सुना है। मैं किसी पे लांछन नहीं लगाना चाहता, मैंने सुनी सुनाई बात है कि वो बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों। आप बड़ी बड़ी बातें ऐसी कहते हैं। और वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। आप ये देखिए, जेनोसाइड के ऊपर फिल्म बनाने वाले का प्रोग्राम, जिन लोगों ने जेनोसाइड किया उन्हें कैंसिल करवा दिया। कैसे? इसे कहते हैं इन्फोवॉर। ये है इन्फोवॉर। ये जो इंडिया में ये कम्युनल फैक्ट चेकर्स बैठे हुए हैं, राइट, ये भारत के दुश्मनों के एजेंट्स हैं। इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आज का जो वॉर है, ये बंदूकों से नहीं लड़ा जा रहा है, टेररिज्म का वॉर, ये लड़ा जा रहा है इन्फो वॉर और साइबर वॉर से। और इससे लड़ने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है, और वो तभी संभव है जब इनको खुल के एक्सपोज किया जाए। ठीक है, मैं उस विचारधारा का नहीं हूं। अरे रे देखिए, फैक्ट चेकर्स किस बात के फैक्ट चेकर्स हो भाई? तुम कोई डिग्री है फैक्ट चेकिंग की, कोई साइंस है फैक्ट चेकिंग की? और अगर तुम फैक्ट चेकर हो तो हर समय तुम हिंदुओं के खिलाफ गाली और मुस्लिमों के पक्षपात में करते हो। क्यों तुम नुपुर शर्मा के अगेंस्ट तुमने एडिट करके वीडियो डाला? क्यों झूठ लिखा? क्यों मेरी बेटी पे अटैक करवाया इस इस्लामिस्ट कम्युनल फैक्ट चेकर ने, मेरी बेटी के ऊपर? ये सारे के सारे जो हैं, ये उसी टेररिस्ट बिजनेस के, एंटरप्राइज के, टेररिज्म इंडस्ट्री के ही पार्ट हैं। इनको अलग ना समझिए। आज ये जो टेररिस्ट हैं, ये बंदूक लेके नहीं आ रहे हैं। ये कहीं पे जर्नलिस्ट हैं, ये कहीं पे आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये कहीं पे पुलिस में घुस गए हैं। इनको इन्फिल्ट्रेट किया गया 32 साल। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जुडिशरी फेल हो जाती है, जब सरकारें फेल हो जाती हैं, तो इनके मंसूबे, हौसले बढ़ते हैं, इनको रास्ते मिलते हैं। वॉर है क्या? यही तो वॉर है। इनको इन्फिल्ट्रेट कर दो। जैसे कश्मीर में ऑपरेशन टुपाक में इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान ने भेजा था कबीलों के रूप में आर्मी को। आज इंडिया के इकोसिस्टम में कश्मीर के जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं, वो इन्फिल्ट्रेट होकर घुस गए हैं, और उनको सोसाइटी में किसी मीडिया हाउस के थ्रू या किसी थिंक टैंक के थ्रू, किसी एनजीओ के थ्रू इज्जत मिलती है, और उनकी वॉइस जो है वो मैटर करती है। यही लोग न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में जाके आर्टिकल्स लिखते हैं। ये सारे के सारे एक टेररिज्म इंडस्ट्री के पार्ट हैं,
उसके ये एजेंट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, एक्सपोज करना, पनिश करना जब तक नहीं होगा, भारत टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई कभी जीत ही नहीं सकता। आपके बच्चे, आपके पोते, आपके परपोते यहीं रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम, जैसे आपने बताया, रोका गया, आपने भी तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनका तोड़ निकाल लिया ना, आप पहुंच गए। नहीं, हम ऑक्सफोर्ड नहीं ऑक्सफोर्ड नहीं गए। ऑक्सफोर्ड भले ही आप नहीं पहुंचे, लेकिन आपको जहां तक पहुंचना था, लोगों तक पहुंचना था, वहां तो आप पहुंच गए। नहीं, देखिए एक फर्क कहीं है। ना कहीं आपने नहीं तरीका ढूंढा। नहीं नहीं नहीं, एक फर्क है। ये विश्व में ना, एक है पॉपुलर नेटवर्किंग और एक है एकेडमिक नेटवर्किंग। होता क्या है कि सारी दुनिया जो है एकेडमिक नेटवर्किंग को बहुत तवज्जो देती है, हालांकि आधे से अधिक उसमें बकवास ही है रिसर्च। जैसे कि प्रिंटेड वर्ड जो होता है उस पर आज भी विश्वास करते हैं लोग। क्या कहते हैं, ये पेपर में छपा है, राइट? आज एंकर क्या बोलते हैं उससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन पेपर में छपा है, आज भी लोग कहते हैं देखो किताब में लिखा है। भले ही वो किताब किसी टेररिस्ट ने लिख दी हो, लेकिन कहते हैं किताब में लिखा है, पेपर। इसी तरह से एकेडमिक वर्ड में जो आप बोलते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये जो वॉर है पूरा का पूरा टेररिज्म के अगेंस्ट, ये लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे जैसे लोग, उत्पल जी जैसे, मनोज जी जैसे लोग यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, थिंक टैंक्स में जाके अपनी बात रखें ताकि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो। और टेररिस्ट लोगों की सबसे बड़ी चाल ये है कि उनने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिसमें विक्टिम्स, आपने किसी यूनिवर्सिटी में आज तक कश्मीरी पंडित विक्टिम को बोलते देखा है? नहीं देखा होगा आपने। इनको आइसोलेट कर दिया गया कि तुम अलग हट जाओ, तुम्हारी वॉइस का सब झूठी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सर, आपको इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है, क्यों ये सब कर पाए? हाँ, मतलब क्योंकि मैंने पल्लवी, अरे कुछ इसलिए कर पाए, इनका आशीर्वाद है। नहीं, वो है। ऐसा है कि कुछ चीज़ें समय करवाता है। और हम पिछले, जैसे मैंने आपसे निवेदन पहले भी किया कि हम पिछले 30 साल से, और ख़ासकर हमने भी कम से कम 500 किताबें पब्लिश की। मैंने खुद 100 किताबें पब्लिश की, और कश्मीर की बात आगे लाने के लिए हमने कई जगह लेक्चर किए। और मैं आपको बता दूं, मुझे जकार्ता मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने परसों आर्टिकल 370 पर बुलाया था, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ गया कि इनकी बात भी हमको सुननी है। लेकिन एक जो क्रूशल मीटिंग हो गई बिटवीन डॉक्टर सुरेंद्र कौल एंड विवेक जी इन ह्यूस्टन, और उन्होंने इनको पूरा आश्वासन दिया कि हमसे जितना सहयोग हो सकता है इस पर आप सोच लीजिए। और वो जो सोच इनकी थी, और हम दोनों का जो ये मिलन था, कश्मीरी हिंदुओं का और कश्मीरी पंडितों का और विवेक जी का, इसने एक कामयाबी दी, और वो कश्मीर फाइल है, और आज ये अनरिपोर्टेड कश्मीर फाइल है। मनोज सर, एज सीनियर जर्नलिस्ट, जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है, आप क्या लगता है सही दिशा में जा रही है? कितना समय, बिकॉज वी हैव सीन इट फ्रॉम लाइक लास्ट 25 इयर्स। जी देखिए, दो चीज़ें हैं जो कि एक साथ ही पैरेलली चल रही हैं। एक तो ये है कि समस्या बढ़ती जा रही है, मतलब जो पहले कुछ लोगों को बात समझ में आई थी या कुछ लोगों ने झेली थी, वो धीरे धीरे अब दुनिया में अलग अलग देशों में लोग झेल रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब जो 9/11 जो हुआ, या लंदन में मेट्रो में, या अब फ्रांस, इटली, सब जगह, मतलब नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, सब जगह हो रहा है। ये समस्या वो इन देशों में, चाहे नू में, बढ़ती जा रही है। ये एक पार्ट है। अच्छी बात क्या है कि इस समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है और लोग एकजुट होते जा रहे हैं। तो जब सारी दुनिया इकट्ठी होगी तो इस समस्या से जूझने में ताकत भी ज़्यादा होगी। एक सर, अब आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं कि जितनी फाइलें आप ही खोलें। तो ये कौन कौन सी, एक तो दिल्ली फाइल्स कुछ आप बना ही रहे हैं, वैक्सीन वॉर आ ही रही है, तो अब लगता है कि मतलब अब तो आपके पास, मतलब मुझे लगता है कि पड़ोसी भी बोल देता होगा कि ये फाइल खोल दो। हाँ, मतलब यानी जब किसी को कुछ काम धंधा नहीं समझ से कहते इस पे फाइल बना दो, उस पे गाजियाबाद फाइल, नोएडा फाइल। अभी किसी ने बोला था नोएडा फाइल बना दीजिए, पानी भर गया था तो पानी भर गया, उस पर भी बोल दिया। किसी भी चीज़ पे बोल देते हैं आजकल, कुछ भी नहीं है। तो मैंने तो कोई मुझसे बोल रहा था कि ये फाइल वो फाइल, तो मैंने उनसे यही बोला कि भाई आप क्या, तो डायरेक्टर्स की कमी नहीं है, आपने तो इतनी सारी फिल्में बनाई हैं जिहाद पे, टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, तो आपके यहाँ क्या किसी डायरेक्टर्स की कमी हो गई है? कुछ एक फाइल है वो भी बना लें, सब कुछ मैंने तो ठेका नहीं लिया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है।
और नहीं, ये जो फाइल सीरीज़ है ये तो हम पहले से ही अनाउंस करके ट्रिलॉजी मैंने बनाई थी, आप जानते हैं इस बात को। आपको मैंने तो पहले ही बताया था कि पहला मैंने कहा कि ये जो भारत के सत्यमेव जयते के साथ लगे 3 शेर, ये हैं क्या, ये शेर क्यों हैं? शेर तो रक्षा नहीं करते किसी की। आज तक आपने सुना है कि शेर किसी की रक्षा करता है? शेर तो नहीं करता। तो जिनको ये लगता है ये भारत की सत्य की रक्षा करने आया, ऐसा कुछ नहीं है, और ना तो सत्य का प्रतीक है शेर। तो ये शेर क्यों हैं 3? ये कौन है? तो मैंने कहा कि मे बी ये 3 जो शेर हैं ये सामने बैठे हैं, और ये 3 चीज़ें हैं। ट्रूथ, डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, और राम राज्य किस पे बेस्ड है? ट्रूथ, जस्टिस एंड लाइफ। तो ये राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लाइफ, इस पे 3 फिल्में बनाते हैं। पहली बनाई राइट टू ट्रूथ के ऊपर, द ताशकंद फाइल्स, और उसमें मैंने मुद्दा उठाया लाल बहादुर शास्त्री। मैंने कहा अगर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की सत्य को लेकर सरकार खुलेआम नहीं बोल सकती है कि भगवान करे, ईश्वर करे, हार्ट अटैक से मरे हो, तो आप बोल दो ना कि भाई ये फाइनल है, फिनिश्ड, खत्म, ये अब इसमें कोई बहस नहीं होगी। तो किसी को क्या फर्क पड़ता? कोई भाई राजीव गांधी जी गोली से मर गए तो ठीक है, दुख की बात है, लेकिन सत्य है तो वो नहीं पता। और ये सही है कि भारत के किसी भी नागरिक को सत्य जानने का अधिकार नहीं है इस देश में। बहुत तोड़ मरोड़ के, लड़ मर के, खत्म हो के, जीवन वेस्ट करके जाके कहीं आपका पिताजी का घर था, 50 साल बाद छूट गया, आपका एक चेक बाउंस हो गया था, 10-12 साल बाद मिल गया, आपका पाँव कट गया था किसी एक्सीडेंट में, उसका मुआवजा बहुत सालों बाद मिल गया, मर्डरर को मिला भी तो माफ़ हो गया, बेल पे निकल के चला गया, रेपिस्ट है इधर, सरकार कोर्ट ने बोला यार इसके एविडेंस ही नहीं। मुझे नहीं पता कैसे होता है, पर जस्टिस नहीं है। तो उसके लिए उदाहरण क्या दिया जाए? ये रोजमर्रा की कहानियां दिखाएं कि इनके घर पे कब्जा हो गया। ये तो ये जो फिल्म है 32 साल एक हिंदू राष्ट्र में, मेरी बात को रिएक्ट मत करना, ये हिंदू राष्ट्र ही है, इसको कोई कुछ भी बोले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदू राष्ट्र हमेशा से रहा है, जब से, इसलिए, और कश्मीर एक हिंदू स्टेट रही है। अगर वहीं से लोगों को, ओरिजिनल लोगों को निकाल के फेंक दिया गया, उनका कत्लेआम हुआ, उनको ही जस्टिस नहीं मिली, और कहां से नहीं मिली? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब पुराना हो गया, अब आप, वो ऐसा ही है कि जैसे अब पिताजी बहुत बुढ़े हो गए हैं, इनको बाहर खटिया पे लिटा दो, कोठरी के अंदर बंद कर दो इनको, वो वाली बात। उनको ही आपने रिजेक्ट कर दिया, तो वी मेड दिस फिल्म। सिमिलरली राइट टू लाइफ, हमने आज़ादी क्यों ली? भारत ने आज़ादी क्यों ली? हम तो, क्या प्रॉब्लम था ब्रिटिश के अंदर? तो बल्कि जैसा कांग्रेस के लोग कहते हैं, ट्रेन भी बन रही थी, रेल चल रही थी, एजुकेशन सिस्टम आ रहा था। आज हम भी लंदन की तरह शहर होते, डेवलप्ड होते हैं, हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी मेट्रोज चलती होती, सब लोग बर्गर खाते घूमते होते, हमारी भी सड़कें चकचकाती, और इसमें कोई शक नहीं है अगर गोरे लोग यहाँ होते तो भारत एक साफ सुथरा, अच्छा, खूबसूरत देश होता। तो हमने ऐसा क्यों ली? हमने आज़ादी, हमने आज़ादी सिर्फ एक कारण से ली, सिर्फ एक कारण, कोई दूसरा कारण नहीं था उसके पीछे। वो ये था कि औरंगजेब का जब मन आया किसी को फांसी पे लटका दिया, वो मुगल राजा है या कोई राजा, उसने जब किसी को हाथी के पांव के नीचे कुचल दिया। आपकी ज़िंदगी पे आपका अधिकार नहीं। ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, बंद करके जलियांवाला बाग में गोली चला दो, किसी को भी जेल में डाल दो, किसी को कुछ कर दो। दूसरा, डिग्निटी ऑफ लाइफ, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जो कश्मीर में लिखा, इंडियन डॉग्स गो बैक, वही ब्रिटिशर्स लिखते थे। हमने आज़ादी ली, हमारा पहला सिद्धांत है राइट टू लाइफ, कि आज के बाद जो स्टेट है आपकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करेगी। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक भी कश्मीरी पंडित मरा है, ये फेलियर ऑफ स्टेट है। अच्छा चलो हो गया क्राइम, लेकिन उसकी सजा तो दो। आज भारत में आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले जितने लोगों का कत्ल हुआ था, उससे ज़्यादा कम्युनल राइट्स में आज़ादी के बाद हुआ है भारत में। और इन किसी भी केसेस में बड़े बड़े कमीशंस बैठे हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस के, एसआईटी इंक्वायरीज बैठी हैं, ये कमीशन, वो इंक्वायरी, वो कमेटी, कहीं किसी को आज तक जस्टिस नहीं मिली। इसलिए तो राइट्स होती हैं। अगर कोर्ट सबको फांसी पे लटका दे, मैं फांसी के अगेंस्ट हूं हालांकि, पर सबको ऐसी सजा दे, किसी की हिम्मत होगी उसके बाद कुछ करने की? अरे लोग, एक बुलडोजर के चलने के कारण बंद कर दिया है यूपी में राइट्स करना अगर लोगों ने, तो सोचिए अगर जिस दिन हमारा जुडिशरी खड़े होकर बोल देगा कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, और एक आदमी नहीं रोक सकता उन्हें जाने से, और अगर होगा वहां की पुलिस सब सस्पेंडेड, भारत सरकार को चैलेंज कर दिया जाए, ये जुडिशरी के पास पावर है।
आप देखिए किसी की मजाल है आज के बाद बंदूक उठा के मारे किसी को। भारत बहुत अच्छा देश है, ये विश्व के महानतम देशों में से एक है। इसको इस तरह से बर्बाद करने मुझे नहीं मैं बहुत अपसेट हूँ आज के मीडिया से। कहीं ना कहीं आपकी बात भी हुई तो मीडिया के थ्रू पहुंचती तो है। अगर कश्मीर फाइल ये तो कोई वो तो सरकार भी यही बोलती है। लोग लोकल ट्रेन में लटक लटक के मर के किसी तरह से घर से ऑफिस पहुंच जाते हैं, 2-4 मर भी जाते हैं रास्ते में। कहते हैं तो क्या हुआ, घर पहुंच तो रहे हो, ठीक है, डेमोक्रेसी है तो वोट तो देते हो। कहाँ है डेमोक्रेसी? किस बात की डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में सबसे पहला राइट टू लाइफ होता है, राइट टू जस्टिस होता है। मैं एक बात बीच में रखना चाहता था। जब कश्मीर फाइल बहुत ज़्यादा देश विदेश में आ गई और हम कश्मीरी हिंदू लगभग 50,000 लोग हम एक्टिव हैं सोशल प्लेटफॉर्म में, तो ये हमारी फिल्म थी, ये हमारी कहानी थी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर करते थे। और अनरिपोर्टेड भी हमारी ही कहानी है। उस वक्त कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, और ख़ासकर मैं नाम लेना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती का, मैं नाम लेना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला का। तो फारूक अब्दुल्ला ने बोला जी इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं इस कश्मीर फाइल से, इसको कश्मीर पंडित के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने मीडिया के सामने, बहुत मीडिया था उस टाइम, विवेक जी मेरे साथ थे, नितिन गडकरी जी थे, अनुपम खेर जी थे, मैंने बोला कश्मीरी पंडित्स डोंट सेल देयर पेन। हमने ये फिल्म पैसे कमाने के लिए नहीं की, इन्होंने पैसे कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाई। हाँ, ये एक एज ही सेड, जैसे उन्होंने बताया, ही इज़ अ स्टोरी टेलर, और हमारी स्टोरी है, और हम चाहते हैं कि हमारी स्टोरी दुनिया भर में और सरकारी गलियारों तक, इंटेलेक्चुअल्स तक हमारी स्टोरी पहुँचे। ये हमारा मेन मकसद था और उसकी बहुत बड़ी सक्सेस है, और पूरी कम्युनिटी इनको इसमें धन्यवाद देती है और थैंक्स करती है कि इन्होंने कितनी मेहनत करी। फारूक अब्दुल्ला जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना गुपकर रोड का जो करोड़ों अरबों का घर है आपका, वो खोल दीजिए, और वहाँ पे मैं स्कूल हॉस्पिटल सब बनवा दूंगा, और उसका सारा खर्चा मैं उठाने को तैयार हूँ। आप शुरू तो करिए, एक कदम उठाइए, हम 10 कदम चलते हैं। चलो, खत्म हो गया। लास्ट में एक सवाल बताइए, आप बचपन से ऐसे ही क्रांतिकारी टाइप के अब जाते हैं? हाँ यार, पहले नक्सल हुआ करते थे तो बसों में आग लगाते थे और खूब समाज को गाली देते थे भर भर के, सब कुछ बुरा ही लगता था दुनिया में। पर फिर अक्ल आ गई, समझ में आ गया कि ये सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता वो है जो कश्मीरी पंडितों ने किया है, एजुकेशन, संस्कार, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट एंड कल्चर एंड एजुकेशन एक सोसाइटी की आत्मा होती है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और उससे लोगों को समझ में आएगा कि बंदूक और कलम के बीच में जब लड़ाई होती है, अंततः कलम ही जीतेगी। और ये आज मैं हमेशा बोलता हूँ, हर स्पीच में बोलता हूँ, अगर आप देखें, मैं कहता हूँ लोगों के लिए ये स्टोरी ठीक है, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस अपनी जगह है, मेरे लिए स्टोरी ऑफ विक्ट्री है। इतनी बंदूकें चलने के बाद एक सोसाइटी ने बंदूकें नहीं उठाई, और आज वो विश्व की मोस्ट एजुकेटेड एथनिक कम्युनिटी है। और जो जिनको मेरी बात पे शक हो, ये डेटा इंडिया से नहीं आया है, ये अमेरिका के कांग्रेसमैन ने डेटा मुझे दिया है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इज द मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट टू द रेशियो ऑफ 100%, ऑलमोस्ट। आपको पूरे विश्व में एक कश्मीरी पंडित नहीं मिलेगा कभी कहीं भी जो अनएजुकेटेड हो। और 0% क्राइम, एंड 1% क्राइम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड वो कर पाए जो कश्मीर फाइल्स नहीं कर पाई थी, और उसके बाद आप वो कर पाएं जो शायद अब तक हुआ नहीं 32 सालों में। थैंक यू। कीप डूइंग गुड वर्क थैंक एंड कीप इंस्पायरिंग अस। थैंक यू। मतलब हालांकि आपसे बात करने बैठो तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, बट वक्त की कमी है, 1 घंटा बीत गया। तो थैंक यू सो मच सर, एंड उम्मीद करते हैं कि जो काम 32 साल में नहीं हुआ वो शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं मुकाम तक पहुंचे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।